सो हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज तारीख रहेगी हमारी 18 अक्टूबर। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आज के द हिंदू में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये हमारी रैपिड न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा इंडेक्स रहेगा, क्या क्या हम कवर करने जा रहे हैं आज, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो पहली न्यूज़ रहेगी हमारी नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है, कौन सा ये टाइगर रिजर्व होता है, टाइगर रिजर्व होते क्या, टाइगर है क्या, क्या इनमें अभी बढ़ावा देखने को मिला है कि नहीं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। देन आपकी सेकंड न्यूज आएगी, स्पेस एक्स ने अभी एक स्टारशिप एक मिशन लॉन्च करा है रियूजेबल रॉकेट का। उसमें मैकेजिला एक इक्विपमेंट का नाम, वो हम डिस्कस करेंगे क्या है वो इक्विपमेंट, क्या था वो मिशन। देन थर्ड न्यूज रहेगी अपनी डिप्थेरिया। डिप्थेरिया एक नई डिसीज देखी गई है जिसमें राजस्थान में काफी डेथ देखी गई है बच्चों की। वो हम देखेंगे कैसे स्प्रेड होती है, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि डिसीज वाले टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन फोर्थ न्यूज आएगी, हमने अभी वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करा है 16 अक्टूबर में। तो इसमें एफएओ का क्या रोल रहता है वो हम देखेंगे। देन आपका गिग वर्कर्स और आपका वर्ल्ड रेबीज डे, इससे रिलेटेड हिंदू में एडिटोरियल आए थे तो वो हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर आपके मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। तो ये आज का हमारा फर्स्ट न्यूज रहेगा। इसमें हम बात कर रहे हैं क्या हेडलाइन क्या थी न्यूज की। तो इसमें हुआ ये है कि जो अपना नागार्जुना सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व है ना, उसने टॉप करा है इन द टर्म्स ऑफ लेपर्ड पॉपुलेशन। तो इसमें यहाँ हुआ है कि तो इस यहाँ पे है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन में इजाफा देखा गया है। तो यहाँ पे आप कंटेक्स्ट पढ़ ही सकते हैं, हैज बीन रैंक फर्स्ट कौन सा अमंग द, तो टोटल टाइगर रिजर्व आपके 55 है अभी फिलहाल। ठीक है, आउट ऑफ द 55 इसने टॉप करा है। कितने लेपर्ड देखे गए हैं, 360। एक इसके लिए कौन सी रिपोर्ट थी आपकी, एनवी स्टैट्स इंडिया 2024 रिपोर्ट थी इसके लिए। आगे डिस्कस करते हैं कि है क्या इस रिपोर्ट में क्या है। देन इसके बारे में देखा जाए तो ये रिपोर्ट है, ये किसने लॉन्च करी, आपका मॉस्पी ने। मॉस्पी कौन होता है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इसने अभी 7th एडिशन अपना लॉन्च करा है इस रिपोर्ट का। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके वन डे एग्जाम या वन लाइनर जो एग्जाम होते हैं जिसमें। ठीक है, ये इसका कोट है। देन अपना इसने क्या एस्टिमेट दिया है, तो इसने एस्टिमेट दिया है कि अभी इंडिया में अराउंड है ना, लगभग लगभग अराउंड 14,000 के आसपास, 13,900 भी बोल सकते हो अराउंड पॉपुलेशन है आपकी, एस्टिमेट करी गई है। जिसमें से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मैक्सिमम देखा गया अराउंड 569 लेपर्ड्स। कहाँ पे देखा गया, अभी मैंने बताया आपका नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, देन बताई दिया कि सिर्फ अकेले अकेले में 360 है इसमें। देन आपके थर्ड बताया कि इसमें क्या है, जो पॉपुलेशन का जो सर्वे किया जाता है ना, वो डिफर करता है टाइगर और लॉयंस का। कैसे डिफर करता है भाई, जो उसका जो पंजे का साइज होता है ना वो डिफर करता है उसमें थोड़ा सा। टिपिकली स्वेरर विद फीमेल, जो आपका मेल और फीमेल का जो लेपर्ड होता है उनके उसमें भी पंजे में भी डिफरेंस होता है। मेल का थोड़ा स्क्वायरर होती है और फीमेल का आपका रेक्टेंगुलर टाइप्स होता है। ठीक है, ये बता रहे कि इसकी डायमेंशन 7 से 8 सेंटीमीटर और उसमें टाइगर अपनी 14 से 15 सेंटीमीटर के आसपास देखी जाती है। देन थोड़ा सा ना हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो नागार्जुना जिस टाइगर रिजर्व के बारे में बात करेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भी टाइगर रिजर्व है आपके, नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है, वो सब आपके आपके जो भी पीसीएस हो गया या यूपीएससी हो गया या एसएससी भी हो गया, वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सब। ठीक है, पहले हम देखेंगे किसी भी टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या रहेगी। तो लोकेशन आपकी बता रखी है इन्होंने, कहाँ पे है, सिचुएटेड इन द नलामलाई, आपका जो आंध्र प्रदेश के जो हिल्स है वहाँ पे लोकेट करता है। कहाँ पे, ईस्टर्न घाट से। पहले आपको मैं मैप के थ्रू दिखा देता हूँ, किसी भी टाइगर रिजर्व या किसी भी ऐसे लोकेशन को देखते रहो उसको मैप में जरूर देखा करो ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहेगी विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। तो आप देख सकते हैं ये अपना इंडिया का मैप है जिसमें आपका आंध्र प्रदेश यहाँ पे लोकेट करते हो, तो ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे पड़ता है। ग्रीनर एरिया है ना जो ये आप देख सकते हो, दैट इज आपका टाइगर रिजर्व। बाकी इसमें बता रखा है कोर एरिया क्या होता है, बफर एरिया कौन सा होता है। ठीक है, देन आपका रिवर, ये सब आप देख सकते हैं इसमें। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस टाइगर रिजर्व के बारे में है कि अराउंड 5 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट में। और ये आपका बता ही दिया इन्होंने, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है जहाँ पे मोस्ट एक्सटेंसिव क्रिटिकल टाइगर रिजर्व 80 जो है वो आपके क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट्स है यहाँ पे। ठीक है, देन आपकी बात करिए कि ये जो नाम है इसको कहाँ से मिला है, आपका डैम से मिला है ये नाम। ऐसे डैम भी आपका देख सकते हो आप, हमेशा दिखा रखा है ये रहा, ये आपका डैम पड़ता है यहाँ पे, नागार्जुना डैम। देन आपका यहाँ पे राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। देन आपका गुंडला ब्रह्मेश्वरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पड़ती है। रिवर के बारे में बात करें तो यहाँ से कृष्णा पास होती है। वेजिटेशन के बारे में बात करें तो कौन सी यहाँ पे आपकी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखे जाते हैं विद बैम्बू एंड ग्रासेस। फौना के बारे में मतलब जो जानवर यहाँ पे मोस्टली पाए जाते हैं दैट आर आपके, टाइगर पाया जाता है, लेपर्ड है, वुल्फ है, वाइल्ड डॉग्स हैं, जैकाल्स है। प्रे जो
एक तो शिकार हो गया, और एक जो शिकारी बनती है वो कौन सी स्पीड? आपका सांबर है, चीतल है, वाइल्ड बोर है, जंगली आपका जंगली सुअर है, देन चीतल है, आपका हिरन है। ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया। देन थोड़ा सा भी ना लेपर्ड के बारे में देख लेते हैं, जिसके बारे में सारे डिस्कशन हो रहा है। तो इसके बारे में साइंटिफिक नेम आपका हो जाता है पैंथेरा पैरडस। ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है आपका बिग कैट्स का। ठीक है, बिग कैट वाली जो सीरीज होती है। अडेप्टेबिलिटी टू वेरियस हैबिटेट, काफी अलग अलग जगह भी ये रह सकता है, अडेप्टेबल इसका होता है नेचर। नॉकटर्नल होता है, यूजुअली रात को शिकार करता है या रात को निकलता है, और स्पॉन्डर हर्बीवोर्स में शिकार करता है, चीतल और वाइल्ड बोर को सेवन करके अपना गुजारा करता है। हैबिटेट के बारे में बात करें तो आपका अफ्रीका से लेके एशिया तक पाया जाता है, इंक्लूडिंग द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। मैक्सिमम आपका ये एमपी में पाया जाता है, देन आपका महाराष्ट्र, देन आपका कर्नाटका, और आपका तमिलनाडु। इसको आप याद रखना, इस सीक्वेंस को। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन की आपकी रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, वल्नरेबल कैटेगरी में लाई करता है। देन आपका साइट्स की में अपेंडिक्स 1 में करता है, और आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आपका शेड्यूल 1 में लाई करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा इन्होंने पाई चार्ट के थ्रू बता रखा है आपके बार ग्राफ के थ्रू, कि आपके 2006 में तो आपके देखो कितनी थी, 1411 के आसपास ही था, और आप देखो कितना हो गया, 3600 700 के आसपास हो जाता है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ने ये आपका सर्वे करा था। देन ये जरूरी है आपके, है ना, ये कोई भी आपके अभी कितने बताया मैंने आपके, अराउंड 55 टाइगर रिजर्व अभी इंडिया में। तो आपको इनकी लोकेशन थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, आप याद कर सकते हैं, तो दैट्स विल बी वेल एंड गुड। देन आपकी सेकंड न्यूज ये थी, क्या थी आपका, मैकेजिला। मैकेजिला क्या है? अभी स्पेस एक्स जो आपका एलन मस्क का स्पेस प्रोग्राम है, या जो आपकी उनकी जो इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे, तो उसमें स्पेस एक्स ने अभी रिसेंटली रॉकेट कैचिंग, मतलब एक एग्जांपल दिया था, रॉकेट को सेंड करा था, देन आपको उसको वापस उन्होंने उसे लैंड करा लेते हैं वापस। तो उस जो ये वाला जो आप देख सकते हो ना, ये वाला जो डिवाइस है, ये देखिए यहाँ पे देखो इस फोटो में जो ये वाला डिवाइस है ना, इसको नाम दिया गया आपका मैकेजिला। जो स्ट्रक्चर है जो होल्ड करता है ना वापस, जब कोई भी स्पेसशिप या आपकी जो सॉरी रॉकेट आता है वापस, तो उसको कैच करने में जो मदद करता है, तो उसका नाम आपका मैकेजिला। तो ये वन वर्ड टाइप या वन लाइनर इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मैकेजिला, तो वहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे देगी, इकोनॉमी की टर्म है, या फिर साइंस एंड टेक में जो स्पेस में अभी रियूजेबल लॉन्च व्हीकल यूज करा गया है वो है। तो फीचर्स के बारे में बात करें तो इसको अभी मतलब चॉपस्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े 2 आर्म होते हैं इसमें। तो सुपर हैवी बूस्टर को, उनको जब अर्थ पे रिटर्न करते हैं उनको होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो जब लॉन्च और एसेंट होता है, जब लॉन्च करते हैं स्पेसएक्स का रॉकेट, तो वो सुपर हैवी बूस्टर को जो लॉन्च करते हैं उस टाइम भी इसका यूज होता है। देन आपका सेपरेशन के टाइम जब वो सेपरेट हो जाता है ऊपर जाके, जो सैटेलाइट है वो तो आपकी स्पेस में चली जाती है, और जो वापस जो आपका जो बाकी जो रिमेनिंग डिवाइस होता है वो वापस अपना इंडिया में जो लैंड होने सॉरी वर्ल्ड में लैंड होने लग जाता है। ठीक है, इट बिगिंस टू डिसेंड, और जो भी आपका कंट्रोल पाथ होता है उस पर वो वापस डिसेंड होने लग जाता है। देख सकते हो आप, ये वाला पार्ट है, ये वापस आ रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड फोटो आप देख सकते हैं। आया आया आया, और देन आपका ये होल्ड करेगा, मेगाजिला ने होल्ड कर लिया इसको। ठीक है, जायंट आर्म्स होते हैं आपके। देन आपका बताया हुआ इसने, यही सब बेसिकली कंट्रोल लैंडिंग के लिए यूज करा जाता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो मतलब इसका फायदा क्या होगा लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो, इट इज अ रियूजेबल, तो इसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं आगे किसी मिशन को दोबारा से एग्जीक्यूट करने के टाइम। बताया रखा है कि इट इज फार मोर एफिशिएंट एंड रियूजेबल कंपेयर टू ट्रेडिशनल लैंडिंग। ठीक है, वो आप दोबारा यूज कर सकते हो, तो दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, तो टाइम की बचत होगी कहीं ना कहीं, और पैसे की बचत तो होनी होनी है, पैसा दोबारा से नहीं लगाना पड़ेगा उस डिवाइस को बनाने के लिए। ठीक है, रिफर्बिश मतलब थोड़ी बहुत टूट फूट होगी उसको वापस ठीक कर लेगा, देन इट विल बी गुड टू गो टू अगेन द लॉन्च फॉर द लॉन्च। तो लॉन्च कॉस्ट कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगी फॉर के लिए। ठीक है, देन आपकी नेक्स्ट न्यूज थी वर्ल्ड फूड डे के बारे में। क्या था वर्ल्ड फूड डे? तो अभी वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करा गया था आपका 16 अक्टूबर का। वन डे एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाता है वन डे एग्जाम के लिए। देन इसकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब ऑर्गेनाइज कराती है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपकी हो जाती है एफएओ, फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेंस में आप डिस्कस कर सकते हैं इसको, मेंस में आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने तो ये है कि ये यूनाइटेड नेशन का एक सब पार्ट है, जो कि डील करता है आपके डिफेटिंग हंगर एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, और ये सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट आपकी एजेंसी ऑफ यूएन, कब एस्टेब्लिश 1945 में। ठीक है, इसका जो एम है, एम क्या है आपका, टू एक तो इम्प्रूव न्यूट्रिशन होना चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, और जो आपकी रूरल में लोग रह रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, और आपका ग्लोबल इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट करे ही करे। देन
बात करें तो इसमें कौन कौन से जो आपके एजेंसी होती है, कौन कौन से होते हैं? एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट्री होता है, फिशरी होता है, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। ये इसके डेवलपमेंट, इन सब एजेंसीज को डेवलप करने में मदद करता है। थोड़ा सा और इसके फंक्शन देखा जाए तो एफएओ के क्या है कि एक तो रिसर्च एंड डेवलप, मतलब ये रिसर्च ऐसे सर्वे कराता रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें देखा जाता है कि क्या क्या स्टैट्स हमें नया, उसी से आइडिया लगता है ना हमें कि क्या प्रोग्राम हमें लॉन्च करना चाहिए, कि अभी क्या स्थिति है फिलहाल। ठीक है, कि भाई न्यूट्रिशन कैसा है आपका, स्टंटिंग तो नहीं है, स्टंटिंग कितने बच्चों में देखी जा रही है, वेस्टिंग क्या आपकी, मतलब हाइट टू आपका जो वेट रेशियो होता है, या फिर एज के हिसाब से आपका जो रेशियो है वो कैसा है, और न्यूट्रिशन की कमी, कैलोरी कैसी इनटेक है आपका, वो सब रिसर्च आपका ये एफएओ करवाता है। ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रीज में आपका जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करता है, एजुकेशनल प्रोग्राम, ट्रेनिंग सेंटर्स में ये ऐसे ऐसे आपका सेमिनार या फंक्शन ऑर्गेनाइज कराता है फॉर द आपका नॉलेज के पर्पस के लिए, और फॉर फ्यूचर आपका जो कोई कोई अगर पॉलिसी डेवलप करने जा रहे हो तो इसके डाटा या स्टैट्स को आप यूज कर सकते हो ना, फॉर फ्यूचर इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये बताई रखा है, देखो स्टैट्स में यूज कर सकते हैं फॉर सपोर्ट सर्विस में, ट्रेड ट्रेड कंजम्पशन, ये सब डाटा ये देता है, इसको हम हेल्प ले लेते हैं फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ये आप नई पीरियडिकली ईयर बुक्स और आपके बुलेटिन से रिलीज करता रहता है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एफए के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करने करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है आपका, रोम इटली में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एग्जाम। ठीक है, मेंबर के बारे में बात करें तो 194 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, देन आपका 100% इसकी फंडिंग आपकी मेंबर कंट्रीज से आती है, और इसमें ना डायरेक्टली कोई भी कंट्री इंटरफेयर नहीं करती, जो आपका फूड रिलीफ ऑपरेशन होते हैं उन्हीं की हेल्प ली जाती है। यूएन की बात करें तो दे आर जनरली इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये आपको ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले कि कौन कौन से इसने रिपोर्ट आज तक पब्लिश करी है, तो इसमें नाम देख ही सकते हो आप, आपका सोफो है, सोफो क्या आपका स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट है। सेकंड आपका सोफिया, सोफिया क्या है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। थर्ड आती है आपका सोको, सोको क्या है, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स। और आपका फोर्थ आता है सोफी, सोफी आपका द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, किसी कॉपी में भी अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। देन आपकी नेक्स्ट न्यूज आती है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या है, डिप्थीरिया के बारे में अभी क्या हेडलाइन बनी हुई है न्यूज में, तो ये हमें देखा गया कि इंडिया में काफी प्रेवलेंट हो गया, मतलब काफी जगह फैल रही है, इसके केसेस देखे गए हैं। इसके साथ साथ सिर्फ केस नहीं है, मतलब ये आपका डेथ में भी कॉज बन रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूज हर जगह आर्टिकल में, इंडियन एक्सप्रेस था आपका, फाइनेंशियल एक्सप्रेस था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी। यहाँ पे देखा क्या गया था, देखो आप देखते हो कि राजस्थान में इसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो गई है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, एक बीमारी की वजह से मौत हो रही है, वो भी कोई ऐसी मतलब बहुत सेवर बीमारी नहीं है, नॉर्मल आपका एक इन्फेक्शन होता है आपका। दिखाऊंगा मैं आपको थ्रोट में, आप देख सकते हो ये इसमें होता है कि जो आपका थ्रोट होता है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, ट्रीटमेंट में ये पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी वजह से ये बहुत बढ़ जाती है चीज़। तो पहले हम बेसिकली किसी भी बीमारी के बारे में आप डिस्कस करने जा रहे हो तो उसको आप देखो कि उसका कॉज क्या है, व्हाट इज द मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम आपका है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से हो रहा है ये मोड ऑफ। ठीक है, देन आपका नाम क्या है उसका, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, जिसकी वजह से इसका बीमारी का नाम पड़ा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। तो इसमें होता क्या है, आपके नोज एंड थ्रोट में सीरियस कंटेजियस इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरियल वाला। ठीक है, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि मतलब इसका ट्रांसमिशन फैलता कैसे, तो फैलता है यूजुअली पर्सन टू पर्सन फैलता है। ठीक है, देन इसमें होता है कि ड्रॉपलेट्स, और जब आप कफिंग कोई कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, जिसको एक पर्सन को, अगर ये एक जो इसके ड्रॉपलेट्स है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं तो ये बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। देन आपका बताया रखा अल्सर, सोर थ्रोट, ये सब बता रखा है इन्होंने। देन हाँ, ये आपकी स्किन को भी इफेक्ट करता है, नॉट ओनली द थ्रोट। अल्सर होने के कारण रीजन हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू सेवर, मतलब काफी हाँ अच्छे लेवल का ये हो सकता है। देन मेडिकेशन और ट्रीटमेंट की बात करें तो है अवेलेबल, बट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो आपका हार्ट, किडनी और नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट कर देता है। थोड़ा सा सिम्टम के बारे में बात करें तो इसमें होता है कि आपका सोर थ्रोट देखा जाता है, देन आपका गला सूजने की दिक्कत देखी जाती है, कफिंग होती है आपको, जो आपकी हार्ट बीट होती है वो काफ़ी पेस पे बीट कर रही होती है, देन आपका डिफिकल्टी, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है, और आपको बुखार आ रहा होता है। ठीक है, ये बता ही रखा है इन्होंने, गले का स्वेलन होना। देन आपका होता क्या है, बेसिकली एक थिक कोटिंग बन जाती है आपके गले में, जिसकी वजह से आपको ना ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, और आपको स्वेलिंग, खाने खाने में भी प्रॉब्लम होती है, तो अल्टीमेटली वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको घुटन वाली फील कराए, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है सडन। थोड़ा इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है इसके लिए, डीएटी करके एक
इसके लिए जो आपकी डोज है वो यूज़ करी जाती है, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अनबाउंड टॉक्सिन विद डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। तो इसके लिए एंटीटॉक्सिन डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन यूज़ करी जाती है, टाइम से पता लग जाए तो। इसके लिए एंटीबायोटिक्स भी प्रेजेंट है फॉर द प्रिवेंटिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ। और मॉनिटरिंग की बात करें तो मॉनिटरिंग में सपोर्ट केयर दिया जाता है फॉर द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कुछ ज़्यादा ही रुकावट आ जाती है तो कुछ इक्विपमेंट्स लगा के वो ठीक कर दिया जाता है। देन आपकी नेक्स्ट न्यूज़ आती है ये एडिटोरियल। अब हम थोड़ा सा एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये आपके अभी हिंदू में आए थे, ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसमें था क्या, तो अभी न्यूज़ क्या थी कि जो आपके कर्नाटक ने भी गिग वर्कर्स के लिए एक आपके लिए बिल इंट्रोड्यूस करा है आफ्टर द राजस्थान। तो पहले फर्स्ट राजस्थान कर चुका है पहले ही, ये आपका सेकंड स्टेट है कर्नाटक, ठीक है। देन इसमें था क्या, इस बिल के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसमें से है ना कुछ आपके लिए वेलफेयर के लिए उनके लिए टर्म्स है, ये आपके हाईलाइट्स रखे गए थे, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वही सब इन्होंने बताया गया कि व्हाट वाज द बिल। तो ड्राफ्ट वाइज प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर बिल का नाम है ये आपका। एम्स टू रेगुलेट द सोशल सिक्योरिटी की बात करी गई है और उनके वेलफेयर की बात करी है गिग वर्कर्स के। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि गिग वर्कर होते क्या है बेसिकली, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। देन इनके वेलफेयर फंड की बात करी गई है, ग्रीवेंस सेल की बात करी है, वो सब अभी हम देखेंगे आगे। तो पहले हम हाईलाइट्स देख लेते हैं कि जो कर्नाटक ने जो बिल इंट्रोड्यूस करा गिग वर्कर्स के लिए, उसके हाईलाइट्स क्या है, बेसिकली वो किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला तो आ जाता है आपका क्रिएशन ऑफ वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। जैसे लेबर बोर्ड होता है या फिर किसी भी इंडस्ट्री वर्कर के लिए भी किसी बोर्ड होता है, तो ऐसे ही सेम इनके लिए भी वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा कर्नाटक के लिए। इसके लेबर इसके बोला गया है ऐसा, ठीक है। बताया गया इसके लिए 2 ऑफिशियल भी अलॉट किए जाएंगे, 2 फॉर गिग वर्कर्स एंड 1 फॉर सिविल सोसाइटी मेंबर टू बी फॉर्म, बनाई जाएगी। देन आपका 2 लेवल ऑफ ग्रीवेंस होगा इसमें, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाएगी, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। हाँ, अब इसमें यार टाइमली पेमेंट की बात करी जाए, जो गिग वर्कर्स है ना बेसिकली दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ उनको ना टाइम से उनकी तनख्वाह नहीं मिल पाती, आपकी सैलरी नहीं मिल पाती, तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा इस। तो जो टाइमली पेमेंट वाला इसमें प्रावधान दिया गया है कि एवरी वीक अगर है तो एवरी वीक उनको दिया जाए, ठीक। और अगर कोई काट रहा है उनकी तनख्वाह में, कोई चीजें काट रहे हैं, कोई पैसे रीजन, तो उनको रीजन उनके साथ साथ बताना जरूरी हो जाता है। एक उनको यूनिक आईडी अलॉट करी जाएगी जिसमें उनको, जो कि हर प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेबल होगी, जो भी जिस पे भी वो काम करते हैं, ठीक है। एक उनके लिए एक नंबर अलॉट कर दिया जाएगा जैसे अपना आधार नंबर होता है, ठीक है। थोड़ी सी और हाईलाइट की बात करें तो यहाँ पे बताया था मैंने आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर कोई इनको परेशानी हो रही है तो दे कैन गो टू दिस रिड्रेसल। यहाँ पे वो अपनी जो भी परेशानी है वो बता सकते हैं, उसका कुछ निवारण करा जाएगा। और ऑटोनमी और आपका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, अगर अगर किसी रीजन से उनको हटाया जा रहा है तो एक तो उनको रीजन बताना आपका जरूरी हो जाता है कि क्यों हटाया जा रहा है, ठीक है। और उनको आप है ना ज्यादा वर्कलोड नहीं दे सकते हो, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देन आपका बात करते हैं, उनको वैलिड रीजन तो आपको बताने पड़ेगा, 14 दिन का प्रायर नोटिस भी देना पड़ेगा अगर आप उनको हटाने जा रहे हैं, ठीक है। उनके लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करना भी एक जरूरी की फाइंडिंग है, की हाईलाइट्स है इसमें। वेलफेयर फंड तो बताई दिया इनके लिए बनाया जाएगा, इसमें जो उनके वेलफेयर फंड के लिए जो पैसे हैं वो आपके थोड़ा सा वर्कर से लिए जाएंगे और आपका स्टेट और वर्कर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें। पेनल्टीज के बारे में बात करी जाए तो अगर कोई भी रीजन होता है बेसिक पेनल्टी लगाई जाएगी आपकी 5,000 की, दैट विल बी अप टू 1 लाख तक डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द बिल। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि व्हाट आर गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स होते क्या हैं बेसिकली, तो गिग वर्कर्स होते हैं आपके जो प्लेटफॉर्म पे करते हैं। इन प्लेटफॉर्म का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, उबर होता है आपका, यहाँ पे आप जोमेटो और स्विगी भी ऐड कर सकते हो। जो वहाँ पे डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं ना आपके घर पे जो आते हैं, तो दैट आर आपका गिग वर्कर, से एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ आपको, जहाँ पे परमानेंट जॉब नहीं होती, जस्ट एक डेली वेजेस टाइप जॉब मान सकते हो उनको आप, ठीक है। ये बताया हुआ है इन्होंने कि जो डेली टाइप उनको होता है। इसमें इकोनॉमी का क्या है, तो इसमें इकोनॉमी में क्या है कि जो फिग्मा जो है ना ये ऑर्गेनाइज करती है आपका इंडिपेंडेंट वर्क। एक होता है इसमें, मतलब बेसिक अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट थिंग आ जाती है, एक तो इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करते, खुद का होता है, और आपका शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं ये लोग, ठीक है। तो इसके डाटा की बात करें तो नीति आयोग ने एस्टिमेट करा था कि अराउंड 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स विल बी देयर, मतलब 2030 तक करीब करीब 23 साढ़े 23 मिलियन गिग वर्कर्स होंगे अपनी गिग इकोनॉमी में। अब बात करें कि इनको बेनिफिट्स क्या देने चाहिए सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो वो आ जाता है फर्स्ट, तो आपका हो जाता है मतलब क्यों रीजन है इनको, क्या इनकी बात करिए, तो ये एक तो है ना काफी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं आगे।
हाँ, एक तो है ना, रीजन क्या है, फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन। इनको है ना बहुत एक प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाता है विदाउट, मतलब उनको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे क्या रीजन रहा है, क्योंकि उनको शायद सस्ता एम्प्लॉय मिल गया है, कुछ भी रीजन लगता है, ताकि उसके लिए है। देन आपका इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करिए इसमें, कि इनको है ना इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी जाएगी, इंश्योरेंस की बात करिए, कवरेज दिया जाएगा, रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्राम भी लॉन्च करा जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस की बात भी करी जाएगी इसमें। इनको कुछ जो इनका हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो भी दिया जाएगा, कोई कार्ड है तो कार्ड बनाया जाएगा, अगर ट्रीटमेंट है जैसे 5 लाख तक का है जो इलाज है वो मुफ्त करा सकते हैं, जो इनको कार्ड दिया जाएगा उसके थ्रू। ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में होते हैं, तो शायद ये सब चीजें इंप्लीमेंट करी जाएगी इनके गिग वर्कर्स के लिए भी। फिर इनको लॉन्ग टर्म फाइनेंस सिक्योरिटी भी पहुंचानी चाहिए। अब ये है कि मेन चैलेंज व्हाट दे आर फेसिंग, आप देख ही सकते हो, आपने इनको देखा होगा कहीं ना कहीं जरूर, सामान भी मंगाया होगा, तो ये एक तो यही चीज हो जाती है। यहाँ पे ना फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो जो जो वर्कर होता है ना वो चूज कर सकता है कि कहाँ कब कहाँ कहाँ काम करना है। ठीक है। और फंडिंग एंड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे ट्रेडिशनल, ये जो एम्प्लॉयर है ना और एम्प्लॉयर उसके कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है सारी आपकी गिग वर्कर्स की जो तरीका होता है काम करने का। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी रेबीज डे से। तो अभी रेबीज डे रिसेंटली आपका 28 सितंबर में आया था, उसके बारे में एक एडिटोरियल आया था हिंदू में, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें यही बताया गया था व्हाट वाज इन द न्यूज़। तो 28 सितंबर को आपको वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट करा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फॉर वन डे एग्जाम। ये रीजन क्या था कि अभी ना रिसेंटली कुछ महीने पहले ना एक बच्चे की मौत हो गई थी बिकॉज ऑफ द रेबीज। उसको कभी कुत्ते ने काट लिया था पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो इतना बढ़ गया रीजन, उसको रेबीज हो गया। तो रेबीज का एक कहीं ना कहीं नुकसान है कि अगर ये किसी जैसे इसमें जो फर्टिलिटी रेट है ना उसका 100%, अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होता है तो। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें फर्टिलिटी रेट आपका 100% अगर सिम्टम डेवलप हो जाते हैं तो, डिस्पाइट काफी कितने ही चाहे अभी देखा जाए तो एडवांसमेंट हो गई मेडिकल साइंस में, पर अगर एट मोमेंट अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है रेबीज तो हम बचा नहीं सकते उस पर्सन को। ये एक जूनोटिक डिसीज है, मतलब आपका एनिमल टू ह्यूमन फैलता है, ये फैल सकता है। जो रेबीज है वो एक तरीके का जो वायरस है वो आपका कुत्तों में पहले से होता है, अगर किसी को वो है तो दैट फिर वो आपका ट्रांसफर हो जाता है ह्यूमन में उनके बाइट करने से विद द खून की वजह से, खून अगर फ्रॉम थ्रू द ब्लड वेन्स। ठीक है। ये आपके नर्वस सिस्टम पे सीधा अटैक करता है और इसमें 100% फेटलिटी तो मैंने आपको बता ही दिया। थोड़ा सा इन्फो इनके बारे में देखें तो जो इनका ट्रांसमिशन होता है सिर्फ कुत्तों से नहीं होता, जो भी जानवर है जैसे कोई भी, जैसे एग्जांपल ले लो आप, यहाँ पे बता रखा है देखो, कैट्स होती हैं, बैट्स होती हैं और वाइल्ड कार्निवर्स है। अगर किसी इनमें से किसी जानवर को है तो अगर वो काट लेता है तो इंसान में होने के काफी 100% चांसेस हो जाते हैं रेबीज। ठीक है। सिर्फ कुत्तों से नहीं होता है ये आपको पता होना चाहिए। कोई बाइट हो जाता है या फिर स्क्रैच होता है ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल तो सलाइवा के थ्रू या हमारे उनके मुंह से हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। फर्टिलिटी बताई दी कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ना, जो जिस टाइम वो रेबीज का वायरस आपके बॉडी में है, तो वो 3 महीने तक भी लगा सकता है। कोई कोई आपको सिम्टम दिखाने के, तो आपको लगेगा कि काट लिया कुछ हुआ नहीं 1-2 हफ्ते तो आप ठीक हो, नहीं जरूरी नहीं है, 3 महीने तक भी लगा लेता है वो अपने सिम्टम दिखाने के लिए। ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए उस बात के लिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट तो अभी जाएंगे, थोड़ा सा इंडिया के बारे में आपको बताया तो 36% आपके जो ग्लोबल डेथ होती है वो आपके इंडिया में देखी जाती है बिकॉज ऑफ द रेबीज। और इसके लिए ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर आर 2 ट्रीटमेंट्स, अभी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो ये वैक्सीन के बारे में थोड़ा बताया, जो ट्रीटमेंट में वैक्सीन होती है इसकी, तो उसमें हम इनएक्टिवेटेड वायरस यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, ताकि जो एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस कर सके आपकी बॉडी उनको फाइट करने के लिए। ठीक है। तो जो वैक्सीन होती है उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस डाले जाते हैं थोड़े इनएक्टिवेटेड फॉर्म के, ताकि वो बॉडी में डेवलप, फिर बॉडी ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेती है आपके एंटीबॉडीज इनको फाइट करने के लिए। कोई भी सिंगल शॉट रेबीज वैक्सीन नहीं होती है जो परमानेंट इम्यूनिटी देता है, अगर काट ले तो हो सकता है आपको लग भी रखी हो फिर भी आपको लगवानी पड़े। टाइप्स के बारे में बात करें तो 2 तरीके की वैक्सीन होती है, एक तो होता है कि एक पर्सन को काट लिया है उसके बाद हम उस पर्सन को वैक्सीन लगाते हैं काटने के बाद, और एक होता है जैसे कोई जो आपके वर्कर्स होते हैं, आपके जो एनिमल हैंडलर्स होते हैं, वेटरियंस होते हैं जो काम करते हैं जानवरों के बीच हमेशा, तो एक उनको दिया जाता है, मतलब पहले ही दिया जाता है काम, कि भाई हो सकता है इन केस कि आप सारा दिन उनके अराउंड ही रहते हो तो यू शुड बी केयरफुल। तो वही वाली बात है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो 1 सेकंड वाला हो जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने फैक्ट के बारे में बता रखा है कि ये सलाइवा के थ्रू पहुंचता है, और 99 केसेस में आपके डॉग बाइट्स की वजह से होता है, फेटल ये होता है। ट्रीटमेंट के बारे में बताया तो बता ही दिया कि 2 तरीके की ट्रीटमेंट है अवेलेबल वैक्सीन के रूप में, बट वो होने के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें अवेयरनेस फैलानी है, तो नो डॉग बाइट नो रेबीज।
फर्टिलिटी की बात करें तो ये बेसिकली एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज में ही सबसे ज़्यादा होती है। अराउंड 15 मिनट में एक डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द रेबीज। ठीक है, और मोर देन जो आपके 15 साल से छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, यूजुअली 40% केसेस में उनमें ही देखी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि है नहीं, इसकी वैक्सीन है अवेलेबल। तो रेबीज इज आपका 100% प्रिवेंटेबल, वैक्सीनेशन से आपका 70% कहीं ना कहीं रिस्क रिस्क होता है, आपका कम हो जाता है वो। तो थैंक यू, ये था आज का हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल द सिलेक्शन क्लासेस, ताकि हम और अच्छी वीडियोस ला सकें आपके लिए। थैंक यू।